नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की जिसका नाम मनीषा था। शांत और शर्मीली स्वभाव की मनीषा की दुनिया उसके घर परिवार तक ही सिमटी हुई थी, लेकिन उसे शायद यह पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर शैतान भी शर्म से अपना सर झुका ले। यह मामला है हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में स्थित धानी लक्ष्मण गांव का, जहां न्याय के नाम पर दिनदहाड़े आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आज हम जुर्म और नाम चैनल पर इस केस से जुड़े हर पहलू को समझेंगे और उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक सामान्य दिन का खौफनाक अंत। 11 अगस्त 2025 का दिन बाकी दिनों की तरह ही था। मनीषा सुबह अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकली, जहां वो एक टीचर के तौर पर काम करती थी। दोपहर करीब 1:58 वो स्कूल से निकली और पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने चली गई। उसने इस बारे में अपने पिता संजय सिंह को भी बता रखा था। कॉलेज के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मनीषा का आखिरी डिजिटल सबूत था। जैसे जैसे दिन ढला और शाम होने लगी, मनीषा के दादाजी को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि मनीषा को कॉलेज जाना था, इसलिए शायद उसे थोड़ी देर हो गई होगी। यह सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन जब शाम के 4:30 तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो दादाजी ने संजय सिंह को फोन पर सूचित किया। शाम करीब 6:15 संजय के पास मनीषा का फोन आया। यह कॉल सिर्फ 10 सेकंड चली, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी और फोन कट गया। इसके तुरंत बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो गया। बेचैनी बढ़ने पर संजय तुरंत बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे, जहां मनीषा फॉर्म लेने गई थी। पुलिस की लापरवाही और न्याय की अवहेलना। कॉलेज पहुंचकर संजय ने गार्ड और रिसेप्शनिस्ट से मनीषा के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबने उसके वहां आने से इनकार कर दिया। संजय ने गौर किया कि रिसेप्शन पर मौजूद तीनों लोग नशे में थे। उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया। जब वे पुलिस के साथ दोबारा कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से साफ इनकार कर दिया। संजय ने लोहारू पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। पुलिस वालों ने बेरुखी से कहा कि मनीषा किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुनकर और पुलिस के ढीले रवैये को देखकर संजय निराश होकर घर लौट आए। अगले दिन 12 अगस्त को संजय फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। दिन भर की आनाकानी के बाद शाम 5:30 एएसआई शकुंतला ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की। जब एएसआई शकुंतला खुद कॉलेज पहुंची तो कॉलेज स्टाफ ने उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया, यह कहकर कि वे सिर्फ पुलिस की मौजूदगी में ही फुटेज दिखा सकते हैं। पुलिस बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौट गई और मनीषा के फोन की आखिरी लोकेशन भी ट्रेस करना जरूरी नहीं समझा। दिल दहला देने वाला सच। 13 अगस्त को एएसआई शकुंतला का फोन संजय के पास आया। उन्होंने बताया कि कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास खेत में एक लड़की का शव मिला है, जिसकी पहचान करने के लिए उन्हें वहां पहुंचना होगा। यह सुनकर संजय का दिल बैठ गया। वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उनकी बेटी का शव बेजान हालत में पड़ा था। बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। मनीषा का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थीं और पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से कट चुकी थी और सिर्फ कुछ इंच ही शरीर से जुड़ी थी। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो भी शव देख रहा था, उसके मन में यही सवाल था कि आखिर इस हैवानियत का जिम्मेदार कौन है। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगे और उनका गुस्सा पुलिस के खिलाफ बढ़ने लगा, क्योंकि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस ने जल्दी से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपे सवाल। 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा कि मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक कीटनाशक, के अंश मिले हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रिपोर्ट में बलात्कार, रेप के एंगल को पूरी तरह से नकार दिया गया, यह कहकर कि शरीर पर या कपड़ों पर वीर्य, सीमेन नहीं मिला है और नहीं संघर्ष के कोई निशान थे। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनीषा का न तो बलात्कार हुआ है और न ही उसकी हत्या की गई है। इससे मनीषा के परिवार के साथ साथ पूरे राज्य के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार ने इस मामले को शांत करने के लिए कुछ पुलिसवालों को निलंबित, सस्पेंड कर दिया और कुछ का ट्रांसफर कर दिया। माहौल को शांत करने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। परिवार के दबाव पर 16 अगस्त को शव को रोहतक पीजीआई में दूसरे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ की रिपोर्ट तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पीजीआई के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने कहा, गर्दन पर लगे कट के निशान किसी जंगली जानवर के काटने से हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में भी बलात्कार और तेजाब हमले के एंगल को सिरे से नकार दिया गया। इन रिपोर्ट्स से निराश होकर परिवार ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और मांग की कि जब तक असली कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कवर अप और धांधली के निशान। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक दावा किया कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। लोगों में यह सवाल उठा कि इतने दिनों बाद यह नोट कहां से आया और अगर यह पहले से था तो इसे क्यों छुपाया गया। यह सबको एक बड़े कवरअप की तरह लगा, जिसमें किसी रसूखदार व्यक्ति को बचाने की कोशिश की जा रही थी। लोगों के बढ़ते दबाव के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सीबीआई जांच और एम्स में तीसरे पोस्टमार्टम की घोषणा की। लेकिन इस मामले में शुरू से ही इतनी गड़बड़ियां हुई है कि सच का सामने आना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पुलिस की लापरवाही। पुलिस ने समय रहते कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं की। क्राइम सीन को सही से सुरक्षित नहीं किया गया। मनीषा का गुम हुआ फोन नहीं ढूंढा गया और नहीं उसकी कॉल रिकॉर्ड्स और अंतिम लोकेशन की जांच की गई, जबकि यह किसी भी जांच का सबसे पहला कदम होता है। भिवानी और रोहतक की दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे से मेल नहीं खाती। भिवानी की रिपोर्ट में संघर्ष के निशान और सलवार का फटा होना बताया गया, जबकि रोहतक की रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। भिवानी की रिपोर्ट में आंखों के गोलक, आई बॉल्स गायब बताए गए, जबकि रोहतक की रिपोर्ट में कहा गया कि कॉर्निया और पुतलियां पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थीं। भिवानी हॉस्पिटल ने विसरा के लिए सिर्फ आधा किडनी और प्लीहा, स्प्लीन भेजा था, लेकिन रोहतक पीजीआई ने अपनी रिपोर्ट में पूरे अंगों को गायब बताया। रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में शरीर पर मिट्टी और बालों में घासपत्तियां होने का जिक्र था, जबकि भिवानी से पीजीआई तक शव को प्लास्टिक में लपेटकर और बिना कपड़ों के भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय भी संदिग्ध लगता है। रिपोर्ट के अनुसार मनीषा की मौत 2 से 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन शरीर पर मैगॉट्स, कीड़े नहीं मिले, जो 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने पर जरूर बनते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि मौत और पहले पोस्टमार्टम के बीच 24 घंटे से कम का समय था। पुलिस द्वारा दिखाया गया नोट, जिस तरह से शब्द अलग अलग लिखे गए हैं, वह किसी तनाव में लिखे गए नोट से मेल नहीं खाते। पुलिस का ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाला दावा। पुलिस ने एक बिल और रजिस्टर एंट्री भी दिखाई, लेकिन क्या कोई लड़की जो आत्महत्या करने जा रही हो, दुकान से बिल और रजिस्टर में एंट्री करवाएगी? यह बात गले से नहीं उतरती। इस पूरे मामले को देखकर यही लगता है कि यह एक सोची समझी हत्या का मामला है, जिसमें बलात्कार या बलात्कार की कोशिश की भी बहुत ज्यादा संभावना है। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और धांधली ने इस मामले को इतना उलझा दिया है कि सच और न्याय की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इस केस में इतने लूपहोल्स है कि अगर असली कातिल पकड़े भी जाए तो वे कानून की पकड़ से आसानी से बच निकलेंगे, क्योंकि अदालत हमेशा आरोपी को संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट देती है। ये केस दिखाता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे न्याय के नाम पर आंख में धूल झोंकी जाती है। मुझे उम्मीद है कि जुर्म और नाम चैनल पर दी गई यह जानकारी आप सभी तक पहुंचेगी और मनीषा के लिए इंसाफ की आवाज उठेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर उन सभी लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच जानने का अधिकार है। धन्यवाद।